डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे बड़ा हमला कर दिया है। अमेरिका और ट्रंप के गुस्से का शिकार बना है यमन का रिबेल संगठन हूती। हूती के ठिकानों पर अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने चुन चुन कर हमला किया है। ट्रंप का यह गुस्सा आखिर हूती पर क्यों भड़का? हूती के पास वो कौन सी ताकत है जो अमेरिका को बेचैन कर रही है? हूती का पूरा इतिहास बताऊंगा। किस नेता ने शुरू किया, किस मकसद से शुरू किया, और आखिर कैसे हूती विद्रोहियों की वजह से अमेरिका तो छोड़िए, मिडिल ईस्ट की सुपर पावर इजराइल को भी दिक्कत आ रही है। कैसे यूरोप लाल सागर में व्यापार करने से डर रहा है। इस पूरी कहानी को मैं आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इस अटैक के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का असली मकसद क्या है। कैसे डोनाल्ड ट्रंप की चाहतों का दरवाजा ईरान की ओर खुल रहा है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में अमेरिका के सबसे बड़े हमले, ट्रंप के सबसे बड़े बदले की पूरी इनसाइड स्टोरी। ये देखिए, ट्रंप ने लाइव देखा हूती विनाश का ट्रेलर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो शख्स, ये देखिए सामने स्क्रीन पर, हूती के ठिकानों पर यानी यमन में जहां हूती रिबेल्स हैं उनके ठिकानों पर जब अमेरिकी फोर्सेस बमबारी कर रही थी, एयर स्ट्राइक कर रही थी, तब उस एयर स्ट्राइक का लाइव प्रसारण देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। ये शख्स कोई और नहीं, ये ट्रंप हैं। एनीवे शेयर्ड बाय द व्हाइट हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रंप व्यूइंग द बॉम्बिंग। ट्रंप देख रहे हैं कि कैसे यूएस के जो शूरवीर हैं अमेरिकी सेना के, वो कैसे हूती के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। इसका पूरा प्रसारण ट्रंप ने देखा है। व्हाइट हाउस ने ये तस्वीरें खुद रिलीज की हैं और व्हाइट हाउस ने ट्रंप की एक और तस्वीर शेयर की है। ये देखिए, जब पूरा ऑपरेशन हो रहा था तो ट्रंप देख रहे थे अपने मिलिट्री कमांडर से, वो पूछ रहे थे कि भाई क्या चल रहा है, ऑपरेशन कहां किस स्टेज पे पहुंचे हैं। अब देखिए व्हाइट हाउस ने लिखा है, कमांडर इन चीफ डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर को शेयर करते हुए व्हाइट हाउस ने लिखा है, कमांडर इन चीफ ट्रंप। इन्होंने कैप भी पहनी हुई है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब यूएस सेंट्रल कमांड यानी जिसने ये पूरा हमला एग्जीक्यूट किया है यमन में हूती विद्रोहियों पर, यूएस की सेंट्रल कमांड ने ही अटैक किया था। अब वो क्या लिख रही है सोशल मीडिया पर, सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड फोर्सेस लॉन्च लार्ज स्केल ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान बैक्ड हूतीज इन यमन। यानी यूएस ने बता दिया है कि जिनको वो टारगेट कर रहे थे वो ईरान बैक्ड है, यानी ईरान के द्वारा पोषित आतंकी संगठन हूती है। यह अमेरिका कह रहा है कि जो हूती है उसका रक्षा कवच कौन है? ईरान। मार्च 15 को यह अटैक हुआ है, सेंट्रल कमांड ने यह अटैक किया है। सीरीज ऑफ ऑपरेशन यानी कि लगातार एक के बाद एक हमले किए गए हैं यमन में हूती विद्रोहियों पर, और इनका कहना है कि अमेरिका की रक्षा के लिए ये हमले किए गए हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी रेड सी में जो अभी तक अमेरिका और इजराइल के जहाज या यूरोप के जहाज जो नहीं जा पा रहे थे, हूती जिनको लगातार टारगेट कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अमेरिका को चाहिए थी और इसके लिए हूती को इन्होंने चुना है। अब मैं आपको बताता हूं इस हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर। ट्रंप 2.0 का सबसे बड़ा हमला। ट्रंप 2.0 यानी दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं ट्रंप, तो उनके दूसरे कार्यकाल की बात हो रही है। उनके दूसरे कार्यकाल में यह सबसे बड़ा हमला है। 15 मार्च को यमन पर अमेरिका के स्ट्राइक हुए, हूती विद्रोहियों को निशाना बनाया गया। 31 मारे गए, 101 घायल। ये बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं, और ये किसके हवाले से मैं कह रहा हूं? हूती मंत्रालय, क्योंकि हूती एक गवर्नमेंट रन करते हैं यमन के सना के आसपास के इलाकों में। उस सरकार को मान्यता नहीं है, ग्लोबल एक्सेप्टेंस उस सरकार की नहीं है, लेकिन हूती एक पूरी तरह से गवर्नमेंट फॉर्म कर चुके हैं। और हूती सोर्सेस के हवाले से यह आया है कि 31 मारे गए हैं, 101 घायल हैं, और हूती ये जताना चाहते हैं कि जो मारे गए हैं वो सिविलियन हैं। यानी कि हूती ठिकानों पर जो अमेरिका ने स्ट्राइक की है, हूती ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि भाई हमारे लड़ाकों को, हमारे सैन्य ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचा है, अमेरिका ने सिविलियन मार दी यानी निर्दोष लोगों को मार दिया है। ये हूती प्रेजेंट करना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद 31 की मौत कंफर्म मानी है हूती ने। यानी अब वो लड़ाके थे या फिर सिविलियन, ये तो हूती जाने, लेकिन उसने 31 की मौत के बारे में पुष्टि की है। अब यहां देखिए, The strike marked the largest US military operation in the Middle East since Trump's return to the White House for a second time। ये मैंने आपको बता दिया, मिडिल ईस्ट में ये ट्रंप का, अमेरिका का सबसे बड़ा ऑपरेशन है जब ट्रंप की बतौर राष्ट्रपति, ट्रंप का ये जब दूसरा कार्यकाल आया है। अब देखिए यहां मैं एक और बड़ी बात बता दूं, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जो हूती रिबेल्स हैं यानी यमन के उस विद्रोही गुट को धमकी देते हुए क्या लिखा है? Hell will rain down upon you like nothing you have ever seen before। ऐसा हमला होगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा।
इफ दे डोंट सीज देयर अटैक ऑन शिप इन द रेड सी, यानी कि ट्रंप भी परेशान हैं कि रेड सी यानी लाल सागर में जिस तरह हूती रिबेल्स अटैक करते हैं, ट्रंप परेशान है और कह रहे हैं कि अगर रेड सी में दोबारा तुमने कोई हरकत की तो ऐसा हाल करूंगा जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये देखिए, मैं आपको ये जगह बता दे रहा हूं, ये है यमन की राजधानी सना, जिस पर की हूती रिबेल्स का कब्जा है। मैं आपको फिर बता दूं हूती रिबेल्स कौन है, कहां से उनके विद्रोह का पूरा इतिहास है, ये सब आपको बताऊंगा। रेड सी में उनके कब्जे में क्या क्या है और क्यों अमेरिका उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, ये सारी जानकारी मैं दूंगा। लेकिन 15 मार्च की ये तस्वीरें देख लीजिए, ये जगह है सना जो कि यमन की राजधानी है, इस पर हूती रिबेल्स का कब्जा है। यमन कैपिटल, इस पर हूती रिबेल्स का कब्जा है। ये देखिए धुआं कहां से, यहां से शुरू हुआ है और आसमान तक जा रहा है। ये पूरा यानी तबाही का जो मीटर है ना वो बहुत हाई है, क्योंकि पिन पॉइंट स्ट्राइक की है अमेरिका ने। कहां उसे हमला करना था उसे पता है, पूरी इंटेलिजेंस गैदरिंग की, उसके बाद यह हमला अंजाम दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं वो कहानी जो आपको यमन के हूती रिबेल्स और अमेरिका के बीच विवाद की पूरी जो धुंधली तस्वीर है वो साफ कर देगी। क्यों लाल सागर का डकैत है हूती? लाल सागर यानी रेड सी और डकैत यानी कि जो लूटता है, लूटपाट करता है। लाल सागर का क्यों है डकैत हूती, अब ये जान लीजिए। देखिए पहले इस मैप के जरिए समझिए। यह है राजधानी सना, यमन की राजधानी, यमन की राजधानी सना। ये जो अलग से रंग दिख रहा है ना, इस रंग का मतलब है कि यहां किसका कब्जा है? हूती रिबेल्स का, हूती का कब्जा है। इस पूरी जगह यहां ये पूरा गढ़ है उनका। अब देखिए ये क्या है जगह, ये जो आप देख रहे हैं ये है रेड सी, लाल सागर। ये नीले रंग की है जो कि दर्शा रहा है कि पानी है। इतनी सी जगह ये जो आप देख रहे हैं ना लाल सागर है, और पूरे विश्व में जो व्यापार होता है उसमें 12% हिस्सेदारी सी रूट की लाल सागर की है, 12%। और ये सालों दर साल कम हुई है, क्योंकि जैसे जैसे हूती का आतंक बढ़ा है जहाजों ने इस रूट को छोड़ दिया है। और यहां से आगे जाएंगे तो यहां पे सुएज कैनाल भी है, जिससे कि बहुत ज्यादा व्यापार होता है पूरे दुनिया में। अब देखिए ये रेड सी है। अब रेड सी का काम क्या है? एशिया को यूरोप से जोड़ती है। एशिया और यूरोप के बीच जो ट्रेड रूट है उसमें रेड सी का बहुत बड़ा योगदान है। ये जिबूती है, बहुत स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है, चीन की पूरी नजर है, भारत भी यहां चीन की साजिशों को पूरी नजर रखे हुए है। इसकी स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है ना आप देखेंगे, ये अलग एक कहानी है। जिबूती में चीन का फोकस और भारत कैसे चीन की चालबाजी से पूरी तरह वाकिफ है। और ये देखिए ये जो हिस्सा है ना ये राजधानी सना का है। राजधानी सना में जहां हूती रिबेल्स का पूरा गढ़ है। अब ये देखिए रेड सी के पूरे तट पे है, यानी जो ये सना जगह है ये रेड सी के तट पर ही बसी है। और उस तट पर किसका कंट्रोल है? हूती रिबेल्स का। यानी यहां से चाहे तो वो पूरे लाल सागर में अटैक कर सकते हैं। यहां बैठकर वो देखते हैं कि जहाज किसका है, क्योंकि जहाज पे फ्लैग लगा होता है जो कि संकेत करता है वो किस देश का है या किस कंपनी के तहत वो सेलिंग कर रहा है। अब यहां से वो देखते हैं, जहाज को निशाना बनाते हैं, और यहीं से अगर इनके पास, ऐसे तो हूती रिबेल्स के पास हेलीकॉप्टर तक आ चुका है, वो हेलीकॉप्टर से भी जो शिप है उसको हाईजैक कर चुके हैं, कई ऐसे वीडियो आ चुके हैं। लेकिन अगर किसी जहाज को इन्हें अपने वेसल के जरिए या इन्हें अपने जहाज भेज के उस जहाज को हाईजैक करना हो तो ये काम भी समुद्र के रास्ते, ये रेड सी के जरिए पानी के रास्ते हो सकता है। यानी रेड सी में जो जहाज गुजरेगा, खास तौर पे यहां से हूती रिबेल्स चाह लेंगे कि इस जहाज को हमें डिस्टर्ब करना, इसे आगे नहीं बढ़ने देना, तो वो जहाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसीलिए बीते कई दिनों में कई देशों को करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इस सी रूट को हूती रिबेल्स ने अपनी मर्जी से चलाया है। और वो करते क्या है, जहाजों को हाईजैक कर लेते हैं, फिर उस जहाज को छोड़ने के बदले मोटी रकम मांगते हैं, और इस तरह वो डकैती कर रहे हैं। कहां? लाल सागर में। कहने का मतलब है लाल सागर के ये डाकू हैं जो रैंसम अमाउंट मांगते हैं और फिर उससे अपनी आजीविका चलाते हैं। यानी कि हूती रिबेल्स की जो इनकम का बड़ा सोर्स है
वो यही रेड सी है जो जहाजों को यह हाईजैक करते हैं और उन जहाजों को छोड़ने के बदले मोटी रकम मांगते हैं। हाँ, अगर इनका कोई दुश्मन हुआ तो उसे फिर वो तबाह कर देते हैं, जैसे कि बीच में ऐसे कई वीडियो आए थे कि इजराइल से जुड़ी जहाजों को इन्होंने टारगेट करके तबाह कर दिया था। अब ये पूरा रूट आप समझ गए कि कैसे लाल सागर में हूती रिबेल्स कैसे एक बड़ी पावर है और कैसे रेड सी, ट्रंप ने जो इन ठिकानों को निशाना बनाया है ना, ट्रंप ने कहा है कि लाल सागर में अपनी डकैती छोड़ दो। इसका मतलब है कि लाल सागर में जो व्यापार डिस्टर्ब हो रहा था, ट्रंप का फोकस उस पर है। वैसे भी कहा जाता है ट्रंप मींस बिजनेस। अब आपको मैं आगे बताता हूं हूती रिबेल्स का पूरा इतिहास। हूती विद्रोहियों के पास कितना देश, यानी यमन में जो इन्होंने कब्जा किया हुआ है, हूती विद्रोहियों के पास यमन का कितना हिस्सा है? सबसे पहले जान लीजिए कि राजधानी सना पर कब्जा है हूती विद्रोहियों का। दूसरी बात, उत्तर पश्चिमी यमन पर कब्जा, यानी राजधानी सना के बाद हूती रिबेल्स यमन के किस हिस्से पर स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं? वो हिस्सा है उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट हिस्सा यमन का, वहां हूती मजबूत हैं। रेड सी के तट पर कब्जा, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि राजधानी सना का एक बड़ा हिस्सा रेड सी के तट पर है। टैक्स कलेक्ट करते हैं, नोट छापते हैं, मैंने आपको बताया कि ये अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं। हालांकि हूती की जो ये सरकार है जो टैक्स कलेक्ट करती है और नोट छापती है, इसको वैश्विक मान्यता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी वो खुद को ऐसे ऑपरेट करते हैं जैसे एक देश को चलाया जाता है। वो टैक्स लेते हैं वहां के लोगों से और नोट भी छापते हैं, यानी उनकी अपनी करेंसी है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडन की खाड़ी के दक्षिण में बसे यमन को वैश्विक मान्यता, यानी जिसे अदन की खाड़ी भी कहा जाता है, गल्फ ऑफ एडन, उसके दक्षिण में जो बसा है यमन, यानी यमन का वो हिस्सा जो गल्फ ऑफ एडन के साउथ में है, उसी को दुनिया के बाकी देश असली यमन मानते हैं और उसी को यमन के देश के तौर पर मान्यता है, ना कि सना के उस इलाके में जहां हूती रिबेल्स का कब्जा है। यानी इनके कब्जे में यमन का एक हिस्सा तो है, लेकिन उसे असली यमन नहीं माना जाता। अब देखिए सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर कौन है हूती विद्रोही। अगर आप नहीं जानते तो बहुत आसान शब्दों में मैं आपको 6 और 7 पॉइंटर्स में समझा देता हूं कि कौन है हूती विद्रोही। यमन पर 1000 साल तक जैदी शासन रहा। अब जैदी कौन है वो भी समझिए। 1962 में जैदी शासन का खात्मा, ऐसा माना जाता था यमन में कि 1000 साल तक वहां जैदी शासन का राज रहा और 1962 में वो शासन खत्म हुआ। तो जो जैदी समुदाय से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने ही हूती रिबेल्स यानी हूती आंदोलन की शुरुआत की। अब जैदी कौन है मैं आपको बता देता हूं। इस्लाम में जैसे शिया सुन्नी होते हैं उसी तरह शिया इस्लाम का ही एक सेक्ट है जैदी, यानी जो शिया होते हैं उनमें से ही एक उपवर्ग है जैदी का। अब ये जो हूती है वो यमन की राजनीतिक संगठन भी, यानी वो चुनाव भी लड़ते हैं, पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं और सैन्य संगठन भी है, यानी कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है। 90s में 1990 में अंसार अल्लाह के नाम से पहचान थी। अंसार अल्लाह का मतलब होता है जो ऊपर वाले के अनुयायी, ऊपर वाले में जो भरोसा करते हैं, यानी कि अंसार अल्लाह नाम से इस जो जैदी शिया का संगठन था ना, उसकी 1990 में पहचान अंसार अल्लाह के नाम से थी। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी वो देश, वो गुट, वो संगठन जो अमेरिका, इजराइल और यूरोप के खिलाफ लड़ते हैं, जिसकी लीडरशिप ईरान करता है, जिसमें हिजबुल्लाह भी आता है, हमास भी आता है और हूती भी आते हैं। हूती ने खुद को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से जोड़ लिया। इसका जो सरगना है वो है ईरान। 2003 में हिजबुल्लाह का स्लोगन अपनाया। हिजबुल्लाह का वो स्लोगन जिसमें उसने अमेरिका, इजराइल को खत्म करने की हुंकार भरी थी, उसका जो स्लोगन था वो हूती रिबेल्स ने अपना लिया। 2011 में यमन क्रांति में शामिल था, जब अरब स्प्रिंग हो रही थी, ट्यूनीशिया सहित और कई देशों में तख्ता पलट की चिंगारियां जब भड़क रही थी, तब वैसा ही कुछ खेल यमन में हुआ था और उसको लीड किया था ये हूती रिबेल्स ने। सितंबर 2014 में राजधानी सना पर कब्जा, एक डील हुई थी जिसके तहत जो वहां के राष्ट्रपति थे उनकी मिलीभगत से, क्योंकि वो पीस डील चाहते थे और एक नौबत ऐसी आ गई थी कि सना को हूती रिबेल्स को देना ही था। तो उसके बाद सितंबर 2014 में राजधानी सना पर हूती रिबेल्स का कब्जा था, जो कि आज तक जारी है और अब ये हूती रिबेल्स का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बन चुका है सना, जो कि यमन की राजधानी है।
अब जो सबसे जरूरी चीज है समझने की कि हूती आंदोलन कहां से खड़ा हुआ, किसने खड़ा किया और कैसे यह नाम पड़ा, तो अब वो चीज समझ लीजिए। आपको मैं 3 चेहरे दिखा रहा हूं। यह है बदरुद्दीन अल हूती। सबसे पहले इनको जान लीजिए, ये मुस्लिम स्कॉलर थे यमन के, और जैसा कि मैंने कहा कि जो शिया होते हैं उनमें जैदी एक उपवर्ग होता है, उसके ये मुस्लिम स्कॉलर थे। बहुत इनका सम्मान था यमन में और ये उस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे। इनका अप्रोच धार्मिक था। ये धार्मिक तौर पर जैदी शिया आंदोलन को लीड कर रहे थे, लेकिन इनके संगठन में कोई हथियारबंद लोग नहीं थे, यानी कि ये पूरी तरह हिंसा से दूर थे। अब लेकिन इनके जो बड़े बेटे होते हैं जिनका नाम है हुसैन अल हूती, ये हैं, ये पिता हो गए, ये इनके बड़े बेटे हो गए हुसैन अल हूती। इन्होंने हूती आंदोलन को मजबूत किया और जो अंसार अल्लाह संगठन जो मैं आपको बता रहा हूं, जब इनकी 2004 में इनकी हत्या होती है, तब 2004 में इनकी जब हत्या होती है तो उसके बाद जो अंसार अल्लाह संगठन था, इन्हीं के नाम का एक हिस्सा, इन्हीं का टाइटल था हूती, वो शब्द अपने 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 मूवमेंट से जोड़ लेते हैं, अपने संगठन से जोड़ लेते हैं और अंसार अल्लाह संगठन के जो लोग थे उन्हें ही आगे चलकर उन्हें ही आज कहा जाता है हूती। तो आप समझ गए इस आंदोलन को लीड किसने किया। यानी अगर मैं कहूं कि हूतियों का पहला सरगना, तो वो नाम है इस शख्स का, हुसैन अल हूती। 2004 में इनकी हत्या हो गई थी, यमन की सेना ने एक रेड में इनकी हत्या कर दी थी। ये पहले सरगना थे, ये पिता है। अब इनके दूसरे बेटे अब्दुल मलिक अल हूती, ये कौन है? आज यमन रिबेल्स की कमान इनके हाथ में है। अब्दुल मलिक अल हूती वर्तमान सरगना, यानी आज मौजूदा दौर में हूती संगठन की कमान जो है, हूती संगठन का रिमोट इनके पास है। ये जो चाहते हैं वही होता है।